हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ब्राह्मणों को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं। पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी का साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र त्रिपाठी जी, मेरा आपसे पहले सवाल यही है कि अक्सर हमने देखा है कि आप योगी सरकार को लेकर काफी मुखर रहे हैं, इतनी कड़वाहट क्यों है उनके लिए? नहीं, बात मेरी किसी पार्टी और किसी नेता से विरोध की नहीं है, ब्राह्मण विरोधी मानसिकता और क्रियाकलापों से है, जो बदले की भावना से किसी वर्ग विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का अगर उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेरे नेतृत्व में खड़ा होकर के पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न योगी सरकार के कार्यकाल में हुआ है? निश्चित रूप से इतना उत्पीड़न तो मेरी 61 साल की उम्र हो गई और तमाम सरकारों को देखा है। इतनी बदले की भावना से ब्राह्मणों का के साथ उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ। सर, एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए? कहाँ उत्पीड़न हुआ? चूंकि सरकार तो कहती है कि हम हर वर्ग के साथ है, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र पर चल रहे हैं। यह नारा टोटल झूठा है। आप देख लें कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, सबसे पहला 15 दिन के भीतर इन्होंने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था पिछली सरकार ने, उसे रद्द करके, और भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान परशुराम जी, उन्हें महापुरुष करके अपमानित करके उनकी छुट्टी को रद्द किया गया, जबकि उस छुट्टी के लिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और पिछली सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करके देश के सभी ब्राह्मण संगठनों के और ब्राह्मण समाज के मान को बढ़ाने का काम किया था। इन्होंने बदले की भावना से, मैं कहूँगा कि उस छुट्टी को महापुरुष शब्द से करके और रद्द कर दिया। इस बात को लेकर के देश और प्रदेश के विशाल ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश था। तब तक उसके बाद फिर कंटिन्यू एकदम लगा रहा, और हजारों निर्दोष ब्राह्मणों का उत्पीड़न और हत्याएं इस कदर हुई कि उत्तर प्रदेश की धरती आज ब्राह्मण के रक्त से लाल हो चुकी है, और ब्राह्मण को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है जी। ये हालात है। बिकरू कांड के वक्त भी आप काफी मुखर हुए थे, और मुझे याद है कि अमर दुबे की पत्नी से भी आपने मुलाकात की थी। अपराध में, अपराधी में सर जाति कैसे ढूंढ ली जा रही है? नहीं, अपराधी तो सारी जातियों में है, उन सारी जातियों के अपराधियों के साथ कार्यवाही की जाए, कतई मुझे नहीं, इसलिए कि अपराधी किसी जात का नहीं होता है, लेकिन उसमें भी बदले की भावना से कार्यवाही किया जाएगा और एक जात विशेष को टारगेट किया जाएगा, ये गलत है। इसका मैं घोर विरोधी हूँ, और यही हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, विकास दुबे अमर दुबे के सन्यासी थे, नहीं थे ना? नहीं, सन्यासी नहीं था, वो अपराधी था। बात विकास दुबे की नहीं है, बात खुशी दुबे की आपने लाया, बहुत बढ़िया किया कि एक खुशी दुबे नाबालिग लड़की, मैं कहता हूं कि वो निर्दोष है, पूरी तौर पर निर्दोष है, और इसको वहां का उस जिले का कप्तान, कानपुर का कप्तान भी स्वीकार कर चुका था कि खुशी दुबे के साथ पुलिस ने आनन फानन में गलत कर दिया। 169 की कार्यवाही करके इसे छोड़ दिया जाएगा। आप बताएं कि 17 गंभीर धाराओं का 302, 307, 120B, तमाम 7 लॉ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट उस नाबालिग लड़की पर, जो एक दिन गई, दूसरे दिन विधवा हुई, तीसरे दिन जेल चली जाती है, और उसको इतनी बड़ी गहरी साजिश के तहत जेल भेजा गया। और या तो वो गलत है या वहां का कप्तान गलत है इस तरह का बयान दे करके। दूसरी चीज, उसे खून की उल्टी हो रही है जेल में, कोई उसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, उसके परिवार के, उसके माता पिता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप बताएं कि जेल में कैदी से उसके परिजन के लोग या उसके शुभेच्छु मिलते हैं? इतना बड़ा गुनाह उसने कर दिया, इतना बड़ा वो अपराधी है खुशी दुबे, उसके माता पिता को मिलने नहीं दिया जा रहा है। किन कारणों से, ये सरकार बताए। उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी दवा प्रॉपर नहीं हो रही है, वो मर जाएगी। पूरे प्रदेश और आम जन में ये चर्चा है कि खुशी दुबे को ये सरकार मार डालेगी जेल में। उसके माँ बाप, अभी 1 हफ्ता पहले उसके माता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह सरकार हमारी बेटी को, जो निर्दोष है, नाबालिग है, जेल में मार देना चाहती है। किन कारणों से सरकार उसके माता पिता को नहीं मिलने दे रहा है, ये बताए। अब तक मैं समझ पाई राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आपका कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण समाज को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार में,
और उसका एग्जाम्पल खुशी दुबे के रूप में आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा और जितनी भी 5-5 हत्याएं, परिवार ब्राह्मण का खत्म हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि सूबे के मुखिया हैं ये, किस हत्या पर ब्राह्मण परिवार के इन्होंने खेत जताया या पहुंचने का काम किया? एक छोटी सी घटना गैर समाज के साथ हो जाती है, आप पहुंच जाते हैं, एक साथी अपराधी के बच्चे को गोद में खिलाते हैं, बगल में बैठाते हैं, और वहीं तमाम ऐसे, जैसे हिंदू नेता थे, आपके लखनऊ में हत्या हुई थी बेचारे की, उनके बेटे को आप गोद में नहीं खिला सकते, उनके पीठ पर हाथ आप संरक्षक के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो आप इनका हर कार्य जो है अब तक जितना है, एक कार्य बता दें कि ये ब्राह्मणों के हित के लिए किया है। योगी जी तो लगातार यही कहते आए हैं कि मैं सभी वर्गों के साथ मिलकर चलता हूं, हिंदुत्व को लेकर लगातार वो कंसिस्टेंट रहे हैं, सन्यासी के रूप में सूबे की कुर्सी पर वो बैठे हैं। इससे ज्यादा हिंदू धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए गर्व की बात क्या होगी? इसी सरकार में भगवा रक्त रंजित हुआ है, तमाम संत मारे गए हैं। अभी गोंडा में एक संत की पर गोली चलाई गई, वही संत उठे और जो गोली चलाया वो 56 मुकदमों का, आपराधिक मुकदमों का शातिर क्रिमिनल है, वो बाहर घूम रहा है और संत ही जेल में कर दिया गया। तमाम संतों की हत्या हुई है। भगवा वस्त्र को ये रक्त रंजित, मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व को, मतलब केवल एक हिंदुत्व के नाम पर देश के और प्रदेश के हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। एक बता दे कि हिंदुत्व के पक्ष में या हिंदुओं के लिए कोई कार्य किया हो, ब्राह्मण हित के लिए कार्य किया हो? कुछ दिनों बाद लोकार्पण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मानसरोवर भवन गाजियाबाद में बनकर तैयार है, हज हाउस बनाया था। तो राजा वो है इस प्रदेश के, तो उनका उद्घाटन कौन करेगा? आप बताएं, कोई योजना होगी तो ये उद्घाटन तो यही करेंगे सीएम। लेकिन मैं ये जानना बसा रहे हैं एक्सप्रेस वे पर जी, वृंदावन शहर बसा रहे हैं पूरे एक्सप्रेस वे पर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इससे हिंदुओं का लाभ क्या मिलेगा? और राम मंदिर बन रहा है तो इसमें बीजेपी क्यों फर्जी ढंग से श्रेय लेना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इतने लंबे समय तक इस देश के हिंदुओं को प्रतीक्षा करनी पड़ी है भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके आवास के लिए, तो इसमें इनको श्रेय कहा जाता है? ट्रस्ट बनवा रहा है, उसका ये श्रेय क्यों इनको कैसे जाता है? मैं ये कहता हूं, आपको बता दें कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो ये बजट की पास हुआ है, 1358 करोड़ रुपया मदरसा और उर्दू के विकास के लिए इन्होंने दिया। इस बात को लेकर कि देखिए, राम मंदिर का सपना हमने ही देखा था और हमने हमेशा कहा कि संवैधानिक तरीके से होगा, कोर्ट के जरिए होगा। हम लगातार इस मुद्दे पर फोकस रहे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे और उसी का नतीजा है कि राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। इन्होंने दलित एक्ट को क्यों ये कर दिया, अमेंडमेंट किया? उसी तरह से राम मंदिर का भी कर दिए होते तो लगता कि हिंदुओं के लिए इन्होंने रिस्क लिया और इनकी चाहत थी काला कानून ला करके पूरे देश के हिंदुओं को बर्बाद करने के कगार पर ला दिए हैं। और वो ऐसी लाइलाज बीमारी है, को कभी अब जाएगी नहीं। बेगुनाहों के लिए आप हम कारण नहीं बता सकते कि क्यों जेल जा रहे हैं। मैं अभी बताया कि इनके बजट में 1358 करोड़ उर्दू और मदरसा के विकास के लिए है, और वहीं संस्कृत और संस्कृति, इस देश की दो धरोहर है, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए 294 करोड़ देते हैं। यहीं से देख लीजिए कि कितना हिंदुत्व प्रेमी है सरकार। नहीं, अभी उन्होंने ऐलान किया है दिल्ली में चुनावों के दौरान कि वो लव जिहाद पर कानून लाने जा रहे हैं। सवाल ये है, लव जिहाद ले आवे या जो ले आवे, ये सूबे के राजा हैं, कानून व्यवस्था ठीक करें न ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कानून व्यवस्था की क्या हालात है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दो धरोहर इस देश की, संस्कृत और संस्कृति, दोनों सुरक्षित नहीं है इनके सरकार। मदरसे का जिक्र किया, योगी सरकार ने निर्देश दिए, आदेश दिए कि मदरसे में झंडा फहराया जाएगा, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इससे पहले नहीं होता था सर। तो ये चेंजेस लेकर आए हैं ना वो। मैं ये परिवर्तन आया, यही संस्कृत की विद्यालय को बंद करने की इनकी साजिश चल रही है। क्या यही है? संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए क्यों नहीं देते हैं? उसको भी 1000 करोड़ दें, तब मैं मानता कि हिंदुत्व की सरकार है। मैं तो ये कहूंगा कि इनके सरकार में हिंदू से ज्यादा तो मुसलमान सुरक्षित है। एक टोपी पर अंगुली उठा करके देख ले सरकार, अभी पता लग जाएगा पूरे प्रदेश को। यहाँ हजारों ब्राह्मण, निर्दोष ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिला और न्याय से वंचित हो। नारायण जी, देखिए सरकार तो ये भी दावा करती है कि संस्कृत को भी हमने हमेशा बढ़ावा दिया है और संस्कृत पढ़ाने वाले
जो भी अध्यापक है उनकी नियुक्तियां हमने बहुत बड़े स्तर पर की हैं। कहाँ किया, कहाँ नियुक्ति हो रही है, जरा बताएं। किस विद्यालय को, संस्कृत विद्यालय को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है? कहाँ हुआ है? सारे संस्कृत शिक्षक हाय तौबा मचाए हुए हैं। संस्कृत के लिए कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है, हिंदुत्व के लिए कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है। देश की जनता को गुमराह करके सत्ता और कुर्सी की अपनी सुरक्षा ये कर रही है सरकार। बदले की भावना से कहीं भी पीड़ित मानवता अगर कुचली जाएगी तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा निश्चित रूप से वहां खड़ा होगी, चाहे वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय व्यक्ति होगा, उसे न्याय दिलाने में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। और उसके कार्यकर्ता, आप लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, हिंदू के लिए कुछ नहीं किया, ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर सरकार कर किसके लिए रही है? किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है फिर सरकार? आज साफ तौर पर आप सुन रही हैं, देख रही हैं कि तो तमाम लोग भी बोल चुके हैं और इनकी कार्यवाही भी है। आप देख लें कि एक वर्ग विशेष के लिए ये कार्य कर रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। और ब्राह्मण का उत्पीड़न, ब्राह्मण हित में एक कार्य मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार 4.25 साल हो गया, एक कार्य बता दे जो ब्राह्मणों के लिए ये कार्य किए हों। मुस्लिम विधायक उत्तर प्रदेश का मांग किया इनकी विधानसभा की बैठक में कि जैसे दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम आयोग है, उसी तरह से सवर्णों के लिए भी सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। जिस पर इनका उत्तर आया कि इसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं औचित्य है, मैं ये जानना चाहता हूं। कहां जाएगा पीड़ित सवर्ण अपनी समस्या को लेकर के? क्यों इसका औचित्य नहीं है? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में इतना ज्यादा गुस्सा है, उसका उत्पीड़न बहुत ज्यादा योगी सरकार में हुआ है, तो सर वो दिखा तो नहीं उपचुनाव में? देवरिया सीट जीत कर ले आए हैं और वहां से त्रिपाठी ही बीजेपी के जीते हैं। हर जगह है, ऐसा नहीं है। उपचुनाव सरकार का होता है, दिखेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में जहां ब्राह्मण बकरे की तरह, जानवर की तरह काटा गया है, उसके रक्त से धरती लाल हुई है। 2022 में उत्तर प्रदेश का 18% ब्राह्मण इस ब्राह्मण द्रोही सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा देगा। तो ब्राह्मणों को लेकर सरकार कौन सी चल रही है? कौन सी पार्टी साथ में लेकर चल रही है? अगर योगी सरकार साथ में लेकर नहीं चल रही है तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी साथ में है ब्राह्मण? नहीं, आज की तारीख में मैं अब तक सारे दलों को यही कहूंगा कि किसी ने भी ब्राह्मण के हित के लिए कार्य नहीं किया, लेकिन इस सरकार के अपेक्षाकृत अब तक की सारी सरकारों में ब्राह्मण सुरक्षित रहा। इतना उत्पीड़ित किसी सरकार में नहीं रहा ब्राह्मण। फिर भी अगर पॉइंट दे सके, समाजवादी पार्टी उसमें आगे है, बीएसपी आगे है, या फिर कांग्रेस के लिए आप कहना चाह रहे हैं? इनसे वो सारी सरकारें बेहतर रही हैं। हाँ। कानून की व्यवस्था में, अपराध के मामले में तो सारे लोग रहे। अपराध के मामले में मैं कहूंगा कि बीएसपी सबसे अच्छी रही है। ब्राह्मण हित के मामले में इनसे दोनों सरकारें ठीक रही हैं अब तक की। ये तो पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। कहीं न्याय ब्राह्मण को मिल नहीं रहा। 2022 में आपको क्या लगता है किसके साथ जाएंगे ब्राह्मण? अब चूंकि इस समय तो मैं प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, ब्राह्मण आक्रोशित है अपने उत्पीड़न को लेकर के। कहां जाएगा, अभी साल भर से ऊपर का समय है, अभी ये कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आक्रोशित है, इनके साथ नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, ये नाराजगी आपकी सिर्फ योगी आदित्यनाथ से है या फिर बीजेपी से है? सूबे के मुखिया तो योगी आदित्यनाथ जी ही है, उन्हीं की सरकार है। हम कहते हैं कि मेरा लड़का खुलेआम अपराध करे, गलत कार्य करे और मैं उस पर अंकुश न लगाऊं तो मेरा पुत्र भी दोषी है और मैं भी दोषी हूं। विशेष रूप से अभिभावक के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबसे बड़ा दोषी हूं। लेकिन आपने बिहार के चुनाव तो देख लिए ना, एनडीए की सरकार बीजेपी के दम पर बनने जा रही है। आपने 11 राज्यों के 58 सीटों पर उपचुनाव भी देख लिए जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो यहाँ तो ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नंबर 1 पार्टी है। लड़ाई जो है अब नंबर 2 के लिए रह गई है विपक्ष के अंदर भी। नंबर 1 है, नंबर 2 है, जनता ये जान रही है। आप देश की सम्मानित मीडिया भी एक दिन पहले अपना आकलन दिया था, कौन सा करिश्मा हुआ, कैसे हुआ, 1 नंबर की पार्टी हो गई।
ये राजनीति है, इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता भी जान रही है, इस देश की चौथा स्तंभ मीडिया भी जान रही है, सब लोग जान रहे हैं कि कौन सा करिश्मा हुआ, कैसे हुआ है, ये देश की जनता जान रही है। लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अगर थोड़ा आप संकेत या संदेश ब्राह्मण समाज को भी दे दें, चूंकि आप ही ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्राह्मण समाज की आवाज भी रहे हैं, तो कम से कम उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि हमें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। इसीलिए मैं जोर दे रही हूँ इस बात पर कि 2022 में ब्राह्मण समाज का किस पार्टी के साथ रहने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो 18% है, अब तक गलतियां यही किया कि भावना में, उदारता में, दयालुता में, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो 1 लाख अपराध कोई करके आया हो, एक बार प्रणाम कर ले तो उसको माफ कर देता है। अब इस भावना का उसको परित्याग करना पड़ेगा अपने समाज के लिए, अपने लिए, कि अब अपनी शर्तों के आधार पर 18% उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण संगठित होकर के जिसके भी साथ जाएगा उसके वहां सम्मान होगा और इसका हित सुरक्षित होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, भावना में आया, अंधभक्ति में आया, तो हमेशा ये प्रताड़ित होता रहेगा। इसलिए 2022 में जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो भारत की सबसे बड़ी अपने समाज की संस्था ये है, ये प्रयास करेगी कि हम किसी को भी अपना चाहे समर्थन देंगे या जो भी राजनीतिक विकल्प आपने समर्थन की बात कही, समर्थन की बात कही सर, एक जानकारी हमारे पास ये है कि 1 महीने में आप 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या फिर ब्राह्मण समाज का जो समर्थन है और आपका जो समर्थन है वो अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ आप खड़े हैं? ऐसा है। हाँ। मैं अखिलेश यादव से जीवन में एक बार मिलने गया, सदन चल रहा था उत्तर प्रदेश का, और ये पेपर में निकला हुआ था कि सरकार संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की साजिश रच रही है, ऐसा कर रहा है। पेपर कटिंग लेकर के विपक्ष के नेता के रूप में मैं अखिलेश यादव जी से ये निवेदन करने गया था कि सदन चल रहा है, अगर आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। आप सरकार से भी कर सकते थे ना, सरकारी तो बदलाव लाएगी। अगर आपकी सरकार से शिकायत है तो सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से मुलाकात करके अपनी बात रख सकते थे ना। अखिलेश यादव से मुलाकात का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? जिस व्यक्ति और सरकार के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3.5 साल से मैं देख रहा हूं कि कहीं हमारी आवाज इस सरकार में सुनाई नहीं दे रही है, तो उसका एक ही विकल्प है कि सदन चल रहा तो विपक्ष उस पर उठाए इस आवाज को। इसलिए विपक्ष के नेता के रूप में मैं उनको ज्ञापन देने गया था। इसके पहले न मैं कभी मिला था, न उसके बाद कभी मिला हूं। क्योंकि विकास के नाम पर देखा हूं, आम जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम अगर किसी ने किया है तो पिछली सरकार ने किया है, और युवा मुख्यमंत्री। पिछली सरकार में मायावती भी थी, पिछली सरकार में अखिलेश यादव भी थे। खुलकर बोलिए सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं कि इनसे बेहतर कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, विकास का हुआ है। घूम कर ना सर ये सवाल इसलिए पूछने की कोशिश कर रही हूँ सर। आप मुलाकात करते हैं अखिलेश यादव में से, जो कि विपक्षी पार्टी में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मायावती भी तो विपक्षी पार्टी का हिस्सा है, उनसे भी तो आप मुलाकात कर सकते हैं इस बात को लेकर। मजबूत विपक्ष के रूप में अखिलेश जी हैं। अच्छा, मायावती से आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है? नहीं, उनसे क्या करने जाए, मायावती क्या बोल पाती हैं, क्या करेंगी? विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में अखिलेश जी थे। हाँ। उनसे उम्मीद थी। मायावती को लेकर ये मायावती ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो सपा के कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी का साथ दे देंगी, तो इसीलिए ये कड़वाहट मायावती को भी लेकर है आपकी? ये ना, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी नेता जो समाज के लिए कार्य करेगा, देश काल के लिए कार्य करेगा, वो मेरा प्रिय है। देश में कोई भी व्यक्ति है, उसका पहला धर्म राष्ट्र धर्म होता है। राष्ट्र के लिए कार्य करे, चाहे कोई हो, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, सोनिया हो, कोई हो, मैं उसका सम्मान करूंगा और उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन जो जातिगत भावना से लिप्त होकर के बदले की भावना से किसी वर्ग के साथ, जाति राजनीति का आरोप तो फिर अखिलेश यादव पर भी लगता है। उनके लिए कहा जाता है, बीजेपी दावा करती कि उनकी सरकार आती है तो हर जगह नियुक्ति यादवों की होती है, थाने से लेकर हर विभाग में। ऐसा है, चाहे मायावती जी की सरकार होगी तो बदनाम होंगी दलित के लिए, इसलिए दलित उनका वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में जातीयता का जहर, और बिहार में जिस तरह से ये राजनेता और राजनीतिक दल फैलाए हैं, तो आरोप आना ही आना है। मायावती जी का 1 नंबर का वोट बैंक दलित है, उसी तरह से अखिलेश जी का 1 नंबर का दलित वोट बैंक जो है, जैसा कि कहा जाता है
कि यादव और मुसलमान है तो आरोप तो आएगा ही। बीजेपी का 1 नंबर का दलित वोट हिंदू है तो आरोप तो आएगा ही, मुसलमान लगाएगा है। लेकिन हो क्या रहा है, उसकी आड़ में हो क्या रहा है? एक भी बताएं कि कहीं दंगा हुआ है, एक भी बताएं कि कहीं मुसलमान त्रस्त किया गया है। तो हम तो ये कहेंगे कि इस हिंदूवादी सरकार में हिंदू असुरक्षित है और उसका जिससे लड़ाया गया हिंदू मुस्लिम करके कत्लेआम कराया गया वो सुरक्षित है। आप विकास की लगातार बात कर रहे हैं, आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं या विकास जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं? किसकी? मर गया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो विकास हो चाहे ये विकास हो, विकास तो है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, विकास है ही नहीं है। विकास दुबे से इतनी सिंपैथी आपको क्यों है? मैं आपसे यही कह रही हूँ। तो मैंने विकास दुबे से कहां सिंपैथी क्राइम किया था ना, क्रिमिनल था वो। विकास दुबे अपराधी था, उसके साथ जो होना चाहिए हुआ, उसकी वकालत मैं कहां कर रहा हूँ? वकालत तो मैं तो उससे सीधे ब्राह्मण समाज को आप लोग क्यों जोड़ के रख देते हैं? नहीं, उसमें कहां जोड़ रहे हैं हम उससे। अच्छा ये बतलाइए, विकास दुबे का नाम आप ले रही हैं और वहीं खुशी दुबे का बात उठा रहे हैं कि एक निर्दोष बालिका, नाबालिग बालिका आज जिंदा जेल में मारी जा रही है, उसको न्याय दिलाने के लिए कितना आवाज उठ रहा है? क्यों नहीं उठ रहा है भाई? इसलिए कोई गरीब ब्राह्मण की बेटी है जिसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं परिवार को हो रहा है, इतनी धाराएं लगा दी गई हैं कि वो जेल से कभी निकल नहीं पाएगी अपने बल पर। ये सरकार ने किया या पुलिस ने किया? जी, आप पुलिस को घेरे इस पर, ये पुलिस ने किया या सरकार ने किया? नहीं, आप अगर खुशी दुबे की बात कर रहे हैं, ये कौन किया है? किसके अधीन है पुलिस? कानूनी कार्रवाई कौन करता है? कानूनी कार्रवाई कौन करता है? पुलिस करती है ना सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां का कप्तान जब ये कह दिया कि पुलिस ने आनन फानन में पुलिस से गलती हो गई और खुशी दुबे छोड़ दी जाएगी, उस कप्तान झूठ बोला कि सही बोला? अगर सही बोला तो जेल के बाहर खुशी दुबे को होना चाहिए, अगर गलत बोला तो उस कप्तान के खिलाफ सरकार ने क्या किया? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो बेगुनाह आज जेल के शिकंजे में मारी जा रही है, उसकी दवा नहीं हो रही है, उसको माता पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा, आखिर क्यों भाई? सरकार को ये पता नहीं है क्यों अन्याय हो रहा है खुशी दुबे के साथ? कितनी बड़ी अपराधी है खुशी दुबे, कौन सा अपराध किया है? एक अपराध भी तो बताएं उसका। नहीं, लेकिन देखिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप जो भी दावे कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, वो गुस्से की जो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में है, उत्पीड़न जो ब्राह्मण का हुआ इस सरकार में, वो गुस्सा वोट में क्यों नहीं दिखता? ईवीएम में क्यों नहीं दिखता? देवरिया सीट जीतकर आ गई है बीजेपी। ये जवाब बीजेपी ने दे दिया है कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ है। ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी वो बेहद गलत है। देखिए, जो भी जनादेश मिला है उसका सम्मान है। देवरिया में चारों ब्राह्मण उठे थे, लड़ाई लड़ी है और बढ़िया परफॉर्मेंस मिला है, ऐसी बात नहीं है। देवरिया में हो चाहे कहीं भी हो, यह वर्ग आक्रोशित होकर के, संगठित होकर के कार्य किया है। हम कहते हैं मल्हनी में कैसे वो जीत गए, एक सीट कैसे जीती? क्यों नहीं? वहां तो चौथे नंबर पर ये थे। किसने चौथे नंबर पर उनको पहुंचाया? क्या वहां बीजेपी की ताकत नहीं थी? क्यों चौथे नंबर पर चले गए? तो ब्राह्मण आक्रोश में है अपने उत्पीड़न को लेकर के, अपने साथ हो रहे बदले की कार्यवाही को लेकर के आक्रोशित है। और वो तो आपको लग रहा है कि जो आक्रोश है वो 2022 में गेम पलट देगा? 2022 में निश्चित रूप से आपको दिखेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।